क्लास में वो सिरे से दुपट्टा उतार कर गई थी और बिल्कुल पीछे बैठी रही। बाहर निकलते ही इसने दुपट्टा फिर ठीक से सर पे ले लिया। कॉमन रूम में वापस आई तो मुतस्सम मिल गया। हया, क्या हाल है? हुसैन और मुतस्सम इसके लिए खड़े हो गए थे। डीजे की सिखाई गई उर्दू। वो उदास मुस्कुराहट के साथ इनके पास आई। मैं ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। आखिरी फिक्रा इसने अंग्रेज़ी में अदा किया। पज़ल बॉक्स। वो खुला। नहीं, मगर इस पे लिखी पहली मिल गई है। ठहरो मैं ले आऊँ। बोलते कदम वो वापस पलट गई। कमरे में आकर इसने बैग खोला। कपड़े, जूते, स्वेटर्स, पर्स, हर चीज़ उलट पुलट की, मगर पज़ल बॉक्स वहाँ नहीं था। किधर गया? यही तो था, आखिरी दफ़ा रखा था इसने। वो सोचने लगी। हाँ, स्टडी में, जब वो जहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। ओ खुदा ना करे वो पाशा के हाथ लगे। इसने जल्दी से मोबाइल उठाया और इसकी टूटी स्क्रीन को देखते हुए आयशे का नंबर मिलाने लगी। सफ़ेद महल के अकबी बागीचे में दोपहर उतरी थी। आयशा स्टूल पे बैठी, वर्क टेबल पे लकड़ी का टुकड़ा रखे नोकदार छुरी से इसको छेद रही थी। इसकी आंखें मुकम्मल अपने काम पे मरकूज थीं। आयशे, हया की कॉल। बाहर इसका मोबाइल पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। आयशा ने हाथ रोक कर इसे देखा और फिर मोबाइल थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम हया। अब वो फ़ोन कान से लगाए अजली खुशदिली से रस्मी बातें कर रही थी। बहारें साथ ही खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बातें सुनने लगी। पज़ल बॉक्स। आयशा की मुस्कुराहट ज़रा सी उमटी, हमें उलझन से सुकड़ी। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बहारें ने चौंक कर से देखा। इसका दिल इस्लामी ज़ोर से धड़का था। मैंने कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सामने करवाई है। अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है तुम साथ ले गई हो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देख कर करती हूँ। इसने मोबाइल बंद करके मेज़ पे रखा। बहारे, तुमने हया का पज़ल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बहारे ने होले से नफ़ी में सर हिलाया। चलो फिर यूँ करते हैं कि मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज़ मेज़बान के घर में कभी खोनी नहीं चाहिए। बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीज़ें समेटते हुए उठ गई। बहारे सर झुकाए अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। इसके जहन के पर्दे पे सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी। ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया आयशे को नहीं बताओगी इस बारे में। ठीक ठीक अब्दुर्रहमान, इसने बेदिली से ज़ेरे लब दोहराया था। इस रोज़ जब आयशे ने इसे SMS किया तब वो हाले के साथ जुमा की नमाज़ पे अयूब सुल्तान जामिया आई हुई थी। नमाज जुमा पे जामिया में खुसूसी एहतमाम किया जाता था। तुर्क रस्म के मुताबिक कम सिन बच्चे जुमे की नमाज़ पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते थे। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफ़ेद जरताज लिबास, मियान में तलवार, कामदार जूते पहने वो नन्हे सलातीन अपने माओं की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते। अंसारी महल्ले में हाले के साथ चलते हुए से बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया था। वो दिन जो बहुत तवील था। अब इन 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। अंसारी महल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। वो अब सर ढके बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर इसके सारे दुपट्टे शिफॉन के या रेशमी होते जो सर पे नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ से स्कार्फ लेने आती थी जो सादा और एक रंग के होंगे, ना कि ऐसे शौक और कामदार के हर किसी की तवज्जो घेरें। इसे अब किसी और को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना था। जहान इसका था, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने चंद जोड़ों के साथ हम रंग स्कार्फ पैक करवा रही थी जब मैसेज टोन बजी। इसने फ़ोन निकाल कर खराश ज़दा स्क्रीन को देखा। आयशे का पैगाम जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ, दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। इसने वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पे जौहर चलते हैं, मुझे फ़ोन की स्क्रीन ठीक करवानी है। शेवर, हाले ने हामी भर ली। वो डीजे के बाद इसके साथ ही रहा करती थी। हाले इन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और बदले की तवक्का के बगैर मदद करते रहते हैं। तुर्की के पुरखलूस लोग। टाक्सम से उन्होंने अंडरग्राउंड में मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर वो दूसरे पे उतर गई। स्टेशन के बाहर सामने ही जौहर शॉपिंग मॉल था। बुलंदो बाला खजूर के दरख्त, लश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक ओवर करने के एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बलाई फ्लोर पे फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5 मिनट 10 मिनट का काम है मैम, आपका काउच पे बैठ जाएं, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तुरक दुकानदार लड़के ने इससे फ़ोन लिया था वो फ़ोन का मुआयना करके बोला,
वो साड़ी लाकर सामने काउच पे आ बैठी और रैक से एक मैगजीन उठाकर यूं ही वर्क गिरलानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा इसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतारकर इसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदर तजबजब से हया को देखा। मैडम, इसने ज़रा उलझन से पुकारा। हया ने मैगजीन से सर उठाकर से देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दो। क्या? वो रिसाला रखकर इसके करीब चली आई। आपके फ़ोन में GPS ट्रेसर है, इसे लगा रहने दो। ट्रेसर? मेरे फ़ोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भी भूल गई थी। ओह, आपको नहीं मालूम था, और जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हम वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखे गई और वो सोचती थी, पाशा को इसकी लोकेशन का कैसे पता चलता है? यकीनन इसके पिछले फ़ोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे, तभी ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम। वो जब चाहे इससे फ़ोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब आप इसका क्या करूं? वो चंद लम्हे से देखे गई। इसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। इसे लगा रहने दो। रियली? लड़का हैरान हुआ था। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 और डाल देगा, इसलिए बेहतर है मैं इसको इसी ट्रेसर से धोखा देती रहूं। मैं हर जगह इसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, खुसूसन इस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि इसको पता चले। ओह, वेरी स्मार्ट। लड़का मुस्कुरा दिया। मैं आपको किसी छोटी सी डब्बी में ये डाल देता हूँ ताकि आपको इसे बार बार फ़ोन से अलहदा ना करना पड़े। वो अब एहतियात से वो नन्हा सा ट्रेसर निकाल रहा था। हया अभी तक बिना पलक झपके से देख रही थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो क्या करे इस आदमी का? वो अपना इतना वक्त और तवानाई इस पे क्यों सर्व करता था? क्या ये अंधी मोहब्बत थी? शायद कुछ और। अंधेरे कमरे में मंदम सब्ज़ लाइट बल्ब की रोशनी बिखरी थी और जजीरे के साहिल से सर टकराती लहरों की सराहट यहाँ तक महसूस होती थी। आयशा आंखों पे बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब बहारे ने पुकारा, आयशे, बात सुनो। वो चीत लेटी छत पे किसी गैरमरूई नुक्ते को घूर रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हूँ, आयशे की आवाज़ नीम गनूदगी से बोझल थी। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह ताला इसे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख लेता है। बहारे ने चौंक कर से देखा। आयशे की आंखों पे बाजू था। शुक्र कि वो बहारे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे। हाँ, आसमानों पे। क्या इसके नाम के साथ झूठा किसी बड़े पोस्टर पर लिखा जाता है? शायद ऐसा ही हो। अब सो जाओ। आयशे, अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पे बिछा दे तो क्या सब कोई इसके नाम के साथ झूठा लिखना नज़र आएगा? इसकी आवाज़ में अनजाना सा खौफ था। चशम तसव्वुर में इसने देखा। वाही तारीख आसमान पे सुर्ख अंगारों से लिखा था, अनातोलिया की बहारे गुल। बहुत झूठ बोलने वाली। हाँ, सबको हर जगह से वो नज़र आएगा। जो घर के अंदर, कमरे के अंदर होगा इसे भी। हाँ, अब सो जाओ बच्चे, सुबह काम पे भी जाना है। अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहाँ से भी आसमान नज़र आएगा। हाँ, और बहारे गुल, तुम अब बोली तो मैं तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूंगी। आयशा झुंझुलाकर बोली थी। इसकी नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी हुई थी। बहारे ज़रा से आयशा के करीब खुली, खिसकी और चेहरा इसके कान के करीब ले आई। आयशे, इसने बहुत धीमी से सरगोशी की। क्या ट्रंक के अंदर से आसमान नज़र आएगा? अल्लाह अल्लाह। आयशे ने गुस्से से बाजू हटाया। बहारे गडाब से मुँह कंबल के अंदर कर लिया, मगर इस कंबल के अंदर से भी आसमान नज़र आ रहा था। सुरख अंगारे इस तरह दहक रहे थे। इस शाम वो टाकसम अपनी सुरख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शापर लिए स्क्वायर के मुजस्मे की तरफ आ गई। इस्तकलाल यमनी, मुजस्मा आज़ादी। मुजस्मे के गिर्द घास के गोल कतार राजी को मुस्बत के निशान की तरह 2 गज़गार होंग ने काट रखा था, जिससे गोल कता 4 बराबर खानों में बट गया था। कंपास के 4 खाने, हर सू टोपलस की महक थी। बाहर जनरल अब मुजस्सम सूरत इसके सामने खड़े थे। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये वो सरापा पाशा था जिससे इसको शदीद नफ़रत होने लगी थी। सिर्फ इसकी वजह से वो रोज़ क्लास में स्कार्फ उतारती थी और टाली इसको एक सताया मुस्कुराहट के साथ देखा करती। इस एक आदमी ने इसे हरा दिया था, मगर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। डीजे कहीं दूर से बोली थी। वो चंद कदम मजीद आगे चल कर आई। इसने मुजस्सम हुए जंगजू की पत्थर आंखों में देखा। यह आदमी क्यों जीता? क्योंकि ये लड़ना जानता था, क्योंकि इसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी।
क्योंकि वह लड़ता रहा था, यहाँ तक कैसे फ़तह मिल गई थी और एक जंगजू को कैसे हराया जाता है। इसने मेजर अहमद से दिल ही दिल में पूछा था। इससे मुकाबले करके, इसे तब तक लड़के जब तक फ़तह ना मिल जाए या जान से ना चली जाए। जवाब फ़ौरन आया था, अगर वो गलत होकर इतना पुरहतमाद था तो वो सही होकर पुरहतमाद क्यों नहीं थी? वो गलत होकर जीत सकता है तो वो सही होकर क्यों नहीं जीत सकती? वो क्यों उतारे स्कार्फ? वो इन लोगों के पीछे अल्लाह ताला को क्यों ना करे? ज़्यादा से ज़्यादा समाजी वाले निकाल देंगे तो निकाल दें, मगर क्यों निकाल दें? नहीं, वो ना स्कार्फ उतारेगी ना मैदान छोड़ेगी। वह अतातुर्क के मुजस्मे को यहीं स्कार्फ पे लपेट कर सबांची के क्लास रूम में बैठकर पढ़ कर दिखाएगी। मस्जिद में जो फैसला मैंने किया था, इसे बस अब पूरा करना है। तिबुर्दगान को कानून बदलना पड़े सो पड़े, वो मसीह इस जिल्लत से नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला की हदूद मजाक नहीं होती। अब वो स्कार्फ पहनकर ही पढ़ेगी। देखते हैं कौन रोकता है इसे। इसकी माँ इसे रोए। अतातुर्क के मुजस्मे को देखते हुए इसने अहद किया था कि वो इसे ज़िंदगी भर अपने स्कार्फ पे समझौता नहीं करना। वो नकाब नहीं कर सकती, वो बुर्का नहीं ओढ़ सकती, मगर स्कार्फ ओढ़ना ये एक काम है जो वो कर सकती है। तो फिर इसे रोकने का हक किसी को नहीं है। कोई रास्ता तो होगा। रास्ता ज़रूर होता है। मेजर अहमद ने कहा था, रास्ते ढूंढे जाते हैं, इसे भी रास्ता ढूंढना था। आईने में अब अक्स को देखते हुए इसने स्कार्फ को थोड़ी तले पिन से जोड़ा, फिर सामने के 2 कोने पल्लुओं में से एक को मुखालिफ समेत चेहरे के गिर्द लपेट कर सर की पुष्ट पे पिन से लगा दिया। स्कार्फ खासा बड़ा था। दूसरे पल्लू ने सामने से इसे ढक दिया। नीचे से स्कार्फ पे इसने पूरी आस्तीनों वाला मैरून फूलदार ब्लाउज पहना रखा था। तवक्का के बरखिलाफ मैरून स्कार्फ के हाले में धमकता इसका चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। किताबें उठाए, बैग कंधे पे डाले। जब उस बातचीत की मरकूजी इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो सामने ही टाली चंद यूरोपियन स्टूडेंट्स के साथ आती दिखाई दी। वो गुजरते गुजरते आजकल हया के स्कार्फ पे कोई तबसरा कर दिया करती थी। अब भी हया को आता देखकर इसके लबों पर सजाइया मुस्कुराहट उभरी। हया, इसने ज़ोर से आवाज़ दी। हया इसे नज़रअंदाज करके तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आज इसकी पहली क्लास टाली के ही साथ थी। हाय, व्हाट कलर इज़ योर हेयर टुडे? ब्लू। हया बिना कुछ कहे अंदर की जानिब बढ़ गई। पीछे से आते को कह के कोई इसने नज़रअंदाज कर दिया था। आजकल जहाँ इन लड़कियों से सामना होता वो इसे तमस्खुर से अरब लड़की कहकर पुकारा करती थी, बदतमीज़ ना हो तो। आज वह बिना स्कार्फ उतारे क्लास में चली आई और दूसरी कतार में बहुत एतमाद से बैठ गई। चंद ही लम्हों बाद टाली इसके साथ आ बैठी। तुमने स्कार्फ नहीं उतारा क्या? अभी सबके सामने उतारूंगी। जवाबन इसने बहुत एतमाद से मुस्कुरा कर टाली को देखा। देखते हैं, जिताने वाले अंदाज में कहकर वह किताबें जोड़ने लगी। अंदर से इसका दिल भी अजीब अंदाज में धड़क रहा था। आज क्या होगा? वो इसे निकाल देंगे क्या? प्रोफेसर बाबर साहत ने अभी लेक्चर शुरू भी नहीं किया था कि इनकी निगाह यहाँ पे पड़ गई। मिस, मेरा नहीं ख्याल आपको क्लासरूम में स्कार्फ करने की ज़रूरत है। वो बराह रास्त इसे मुखातिब करके बोले। बहुत से तलबात गर्दनें मोड़कर से देखने लगे। जो सारी बड़ी बड़ी बातें, हादीस, आयात, अकवाल इसने मौका के याद करके रखे थे, वो सब इससे भूल गए। इसे समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। वो बिल्कुल खाली खाली निगाहों से प्रोफेसर का चेहरा देखने लगी। टाली भी मुस्कुराहट दबाई से देख रही थी। मिस, आप हेड को रंग रिमूव करें, उन्होंने दोहराया। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है। आयशा ने एक दफ़ा कहा था, मगर इसे सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे थे। सब इसे ही देख रहे थे। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले, तभी पीछे से कोई तुर्क लड़की बोल उठी, सर ये एक्सपंज स्टूडेंट है, मेहमान, और ये रूल मेहमानों पे अप्लाई नहीं होता। इसने जल्दी से अपने प्रोफेसर को कुछ याद दिलाया था। ओह सॉरी, आप मेहमान हैं, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। प्रोफेसर बहुत शाइस्तगी से माजरत करके लेक्चर शुरू करने लगे। टाली के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। हया ने एक नज़र से देखा और धीरे से मुस्कुराई, फिर गर्दन मोड़कर पीछे अपनी मोहसिना को देखकर चाहा। लेक्चर शुरू हो चुका। सर झुकने लगे थे। वो इस लड़की को देख नहीं पाई, सो चेहरा वापस मोड़ लिया। इसके दिलो दिमाग सुन हो चुके थे। किसी ख्वाब किसी कैफियत में इसने लिखना शुरू किया। सब इतना आसान होगा इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यहीं रखा था, कहाँ जा सकता है। वो एक एंड पे बेबकदा आई थी। वो वीकेंड पे बेबकदा आई थी और अब आयशे और बाहरे के साथ मिलकर सारी स्टडी छान कर मायूसी से कह रही थी, वो बहुत कीमती था, मैं इसे खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। साथ खड़ी बहारे का चेहरा ज़रा सा
سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ دھیرے سے چل رہے تھے جہاز۔ شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہارے پھول؟ وہ بہارے کا یہ پسماندہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ۔ صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیب نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا۔ کہاں ڈھونڈیں؟ حیا تھکے انداز سے کرسی پہ گر سی گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے، کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینے بھول گئی۔ عائشہ خود شستہ سے کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکھ شستہ سے اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہارا امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم کو اس کو ڈانٹا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کس کے گھر گئی ہوئی تھی؟ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائٹنگ سکھائی ہے، بہارے سے اچھی رائٹنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبانچی سے جیت گئی، میں عطا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھی بہارے نے چمبے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ متسم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا۔ پہلے فلائٹ کے لیے فنڈ دو۔ اوہ شیور! وہ گھاس پہ بیٹھے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی دز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا فرڈم فلڈ 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخری فلڈ میں نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات اب تک فلسطینی بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کے کرنوں سے چمک رہی تھی۔ متسم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر تک اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو، کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہرے حروف پڑھے۔ مارکڈ آن ہومرز ڈیبیٹس آ اسٹک ود دین اسپراؤٹس۔ ہومر والی فلسفی تھانہ جس کے بارے میں ہراکلتس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے۔ اس کے کہنے پہ متسم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ شانے چکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپی لگتی تھی کہ مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کے شباہت پہ نشان زدہ اسٹک، یہاں کس نشان کی بات ہو رہی ہے؟ ہومر کی شباہت، مگر کیسے شباہت؟ وہ سوچنے لگا۔ متسم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والا ناقدین کو مشکوک لگتا ہے، اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ کسی خاص نشان سے؟
مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ عمر کے کام میں متشبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ اوبلیس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ اوبلس کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتہ؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کا ہونا۔ اس نے پزل باکس کی سلائٹ اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی کا جواب ہے یا ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے؟ اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس سے تھمایا۔ وہ اس قدر خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا، گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پہ تھیں۔ وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی، امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھی، اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی، گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی سے؟ وہ برگنگ کے دروازے پہ تھی جب حالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سیاہ اسکارف کے چہرے کے گرد لپیٹ کر رکھا تھا اور اس میں دھمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، حالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، پلاٹینم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ حالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے، لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے حالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ حالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہیں ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا، لکڑی کی بہت باریک ہیل، اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار ہوئے تھے اس نے اس دن، سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، حالے سے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑے سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا، ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں سنیپڈ دیئر بلڈ پائن، بلڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل، سلیپڈ دیئر سم ٹیئرس ڈیوائن۔ اس کی متحیر نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا، آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں، تقسیم ہوتی تھی اس جگہ، راؤنڈ دا ایموائڈ کراسوفائڈ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی پہ جم گئیں، جنہیں 2 گز گاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں، زمرد گھاس جو مصلوب تھی۔ اینڈ دا فرادم پیٹریفائڈ، ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی، عطا ترک کا مجسمہ استقلال یمنی، آ لو لاسٹ ان سمامپولس سمل، پیار جو کھو گیا، ڈی جے، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ادھر 7 استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور روز ٹاکسم اسکوائر میں ٹوپلس کی مہک پھیلی تھی، علامتی خوشبو، ٹوپلس جو استنبول کے علامت تھے، انڈر وچ دا لائنز ڈیول، اس جگہ کے نیچے کیا تھا، لکیریں نہیں، لائنز، ہاں میٹرو لائنز، ریلوے لائنز، نیچے ریلوے اسٹیشن تھا۔ ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔
ओबलस का निशान किस चीज़ का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने इसका बाजू छोड़ा। वो हाले की तरफ मुतवज्जा नहीं थी। किसी ख्वाबदा कैफियत में वो बुड़बुड़ाई, टाक्सम पूरे 6 हरूफ। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसने पजल हल कर लिया था। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाले की आवाज़ में ज़रा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागे और पलट कर देखा। सड़क के इस पार खड़ा शख्स इसे देखकर मुस्कुराया था। वह एकदम बर्फ़ का मुजस्समा बन गई। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब्दुर्रहमान पाशा। आने के साथ और अनफरादी कितनी तस्वीरों में वो इसे देख चुकी थी। वो इसे देखकर जिस शनासाई से मुस्कुराया था, इसने साफ जाहिर था कि वो इसे पहचान चुका है। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वह हाले का हाथ थामे तेज़ी से वापस पलट गई। लोगों के रश में इसे जगह बनाते तेज़ तेज़ कदमों से फुटपाथ में चलते हुए वो दोनों इस शख्स से दूर जा रही थीं। जब हया को यकीन हो गया कि वो इनको खो चुका है, तो इस तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़े एक कॉफ़ी शॉप में आ गई। पता नहीं कौन था। उन्होंने एक कोने वाली मेज़ का इंतखाब किया था। हाले 2 मग गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आई और अब वो दोनों आमने सामने बैठी इस आदमी के बारे में तबादला ख्याल कर रही थीं। हाँ, पता नहीं कौन था। इसने लाताल्लुकी से शाने उचकाए और गर्म कप लबों से लगाया। एकदम ही कॉफ़ी का घूंट किसी तल्ख जहर की तरह इसकी गर्दन को जकड़ गया। इसे सामने से पाशा आता दिखाई दिया था। वो कॉफ़ी शॉप में कब दाखिल हुआ, इन्हें पता ही नहीं चला था। हाले वो इधर ही आ गया। इसने सरासमयगी की सी कैफियत में कप नीचे किया। हाले ने परेशानी से पलट कर देखा। वह ऐन इनके सर पे आ पहुंचा था। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, मिसिज जहान सिकंदर? कुर्सी की पुष्ट पे हाथ रखकर खड़े इसने मुस्कुराते हुए पूछा। लंबी सुरमई बरसाती में मलबूस वो अच्छा खासा लेम जशजीम आदमी था। फ्रेम लेस ग्लासेस के पीछे से छलकती आंखों में वाज़ेह मुस्कुराहट थी। वो लम्हा मुलाकात जिसे इसको कभी डर नहीं लगा था, इस वक्त बेहद खौफजदा कर गया था। जी ज़रूर बैठिए। इसने कप पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए ज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। हाले ने इससे आंखों में कोई इशारा किया था। हया ने समझकर सर को उस बात में ज़रा सी जंबिश थी। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा, हया ने गरम गरम कॉफ़ी इसके चेहरे पे उलट दी।